वेलकम टू जेसी शो। धन्यवाद। 2 साल तक आप वित्त मंत्रालय में शानदार काम कर रहे थे, फिर अचानक ही इस मंत्रालय में आना हुआ। बहुत ही अच्छा मौका मिला है। आपको मालूम है कि जो एविएशन है वो एक सनराइज सेक्टर है और जिस प्रकार से एविएशन में बढ़ोतरी हो रही है, मुझे लगता नहीं है और कोई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इस प्रकार का ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है। आज के समय कुल मिलाकर देश में करीब 9 करोड़ लोग जो हैं वो डोमेस्टिकली यानी देश भर में फ्लाई करते हैं, विदेश करीब 5 करोड़ जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 14 करोड़ लोग हैं जो पैसेंजर ट्रिप्स हैं जो हर साल हो रही हैं। पर जिस प्रकार से इस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, आपको ताज्जुब होगा जानकर कि सब लोगों की अपेक्षा है कि ये जो 14 करोड़ जो पैसेंजर ट्रिप्स हो रहे हैं ये बढ़कर आगे के समय करीब 3 गुना या 4 गुना हो जाएंगे 5 या 10 साल में। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए मौका इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, कैपेसिटी को बढ़ाना और जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देना, इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार एक अवसर मिला है। तो क्या एहसास था पहले से, अचानक ही पता लगा उसी दिन? पता तो चला उसी समय, परंतु जब मुझे बताया गया कि इस प्रकार से आपको मौका दिया जा रहा है एविएशन में योगदान देने के लिए और इस प्रकार से इस सेक्टर में निवेश भी लाना ज़रूरी है, तब मुझे लगा कि हैंड्स ऑन काम करने के लिए, एकदम धरातल पे उतारने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ में बैठे, तो हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज़ में बैठाने के लिए और देश भर में एविएशन के जो लाभ हैं, जो गुण हैं, वो तो आपको मालूम ही है कि आप बहुत बड़े बड़े फासले जो हैं उनको आप पार कर सकते हैं 1-1.5 घंटे में। उसको हर व्यक्ति को इसका लाभ दिलवाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया एक मौका है। अगले 2.5 साल के लिए फिर रोड मैप या विजन डॉक्यूमेंट क्या बना, कैसे? वो हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज के समय जो एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, जिसमें कि आम जनता भी अब इसका प्रयोग कर सकती है, इसका लाभ ले सकती है, ये हमारा एक विज़न है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये मुझे लगता है एक सोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे रोड्स हों, रेलवेज़ हों, एविएशन हो, पावर हो, बिजली हो, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं, इन सब का लाभ हर कोई व्यक्ति ले सके। तो एविएशन में भी हमारी वही कोशिश है कि एयर ट्रैवल फॉर एवरीवन, यानी आम जनता इसका भला ले, इसको उसका भला मिले। तो इस तरीके से हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। अब इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारी एयरलाइंस हैं, जैसे एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, ये बड़ी जल्दी से नए नए प्लेन्स ले रहे हैं। तो अगले 5-10 साल में जो हमारे 450, आज के समय हमारे पास 450 प्लेन हैं जो कमर्शियल ऑपरेशन जिनकी चल रही हैं, वो 450 प्लेन बढ़कर करीब 1200 प्लेन होने वाली हैं। इनके ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। तो ये एयरलाइंस ला रही हैं। अब इसके लिए पायलट्स की ज़रूरत होगी, इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत होगी, एयर स्पेस की ज़रूरत होगी। तो इन सब को एयरलाइंस को ठीक ठाक अपने ऑपरेशन चलाने के लिए एक इस विषय पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। दूसरा विषय जो इससे जुड़ा हुआ है वो विषय है कि हमें सब लोगों को सुरक्षित भी रखना है, चाहे वो सेफ्टी का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो। हमें सब चीज़ों की पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए और सब जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी हम लोग पूरी तरीके से इसमें बना के रखें। ये दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता ये है कि एयरपोर्ट्स का हमें एक्सपेंशन करना है। आज के समय जो हमारे जो सबसे प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए जिसमें करीब 5.5 करोड़ लोग यहाँ से फ़्लाइट्स ले रहे हैं, या बम्बई ले लीजिए जहाँ 5 करोड़ लोग फ़्लाइट्स ले रहे हैं, ये कैपेसिटी पे आ गए। सबसे बड़े हमारे एयरपोर्ट हैं। बेंगलोर, हैदराबाद और सब एयरपोर्ट्स अभी बढ़ रहे हैं, पर हम लोगों का अनुमान है कि अगले 2-3 साल में हमारे सब एयरपोर्ट्स चकाचक भर जाएंगे। तो ये एक जिसको कहते हैं ना, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि बहुत ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, पूरा जो सेक्टर है तरक्की कर रहा है, पर इसमें फिर हम लोगों को कैपेसिटी भी ज़रूर देना है, जिसमें कि नए नए एयरपोर्ट बने, नए नए टर्मिनल बने, नए रनवेज हम लोग लाएँ। तो ये एयरपोर्ट का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है ये भी हमें करना है। और यहाँ हम लोगों का अनुमान है कि अगले 10 साल में 2.5 से 3 लाख करोड़ हमें निवेश करना पड़ेगा। तो ये तीसरी बात है जिस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इस पे प्राथमिकता दे रहे हैं। चौथी बात जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी की है।
एक टेंडेंसी देखी होगी आपने, दिवाली है, दशहरा है, दिवाली आएगी, उसमें टिकटें बहुत महंगी हो जाती हैं। इसके लिए कुछ सोच रहे हैं कुछ? देखिए, ये जो है ना, ये इसका एक इकोनॉमिक लॉजिक है, ये सर्च प्राइसिंग वाला एक इकोनॉमिक लॉजिक है। जब भी डिमांड ज़्यादा होता है कोई चीज़ का तो दाम बढ़ने लग जाते हैं, चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो होटल का हो, चाहे वो एयरलाइन का हो, क्योंकि वो डिमांड जो हो एकाएक बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल डिमांड आपका 10 हो और एकाएक डिमांड 100 हो जाए तो फिर प्राइस भी थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर रैशनिंग हो जाती है। तो इस तरीके थोड़ी सी इस टाइप की प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस होंगी, परंतु जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि हम लोगों ने जब इनका अध्ययन किया तो पता चला कि ये सिर्फ 1% ऐसे मौके हैं जब वो टॉप प्राइसिंग इस टाइप की होती है, नहीं तो प्राइसिंग 99% एकदम अच्छी तरीके से कंपटीशन के बेसिस पे सेट होती है। इंडिगो की जो पंक्चुअलिटी की बात करते हैं तो लोगों की पंक्चुअलिटी से तंग आ गए, बिफोर टाइम चल देते हैं, बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं। और इंडियन एयरलाइंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 6 महीने में मैंने पढ़ा कि 11,000 फ्लाइट्स हमने रीशेड्यूल करी और 16,000 फ्लाइट्स ने कैंसिल हुई। तो कब पहुंचेंगे हम इंडिगो के आसपास? देखिए, एयर इंडिया में जो हम लोगों को सुधार लाना है, हम लोग ला रहे हैं। बहुत वहाँ परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद, आपको याद है, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे अपना भाषण दिया तो उन्होंने बताया किस प्रकार से हम लोग एयर इंडिया में सुधार ला रहे हैं। पर एयर इंडिया में जो विरासत में हम लोगों को मिला, जो हम लोगों को सुधारना पड़ा, वो बहुत एक कठिन एक कार्य था। परंतु आप पंक्चुअलिटी उनका देखिए, उनकी प्राइसिंग देखिए, सब में बहुत सुधार आया है और सुधार आते चले जा रहा है। आज के समय अगर एयर इंडिया की पंक्चुअलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना एकदम हम लोगों को इंडस्ट्री लीडर बनने की जो हम लोगों की डिज़ायर है, वो इसलिए है क्योंकि उनके फ्लीट में बड़े सारे पुराने जहाज़ हैं, बहुत सारे पुराने जहाज़ हैं। और अगर जो नए नए जो एयरलाइंस आई हैं उनके जहाज़ जो हैं सब नए हैं। तो जो नए जहाज़ और पुराने जहाज़ में अंतर ये है कि उनका फेलियर रेट बड़ा कम होता है नए जहाज़ का। पुराने जहाज़ का फेलियर रेट, मैकेनिकल फेलियर रेट ज़्यादा होता है, और क्योंकि मैकेनिकल फेलियर रेट ज़्यादा है इस कारण उनके डीलेज भी ज़्यादा हो जाते हैं। इनका हम लोग फटाफट सुधार ला रहे हैं। जो पुराने प्लेन हैं उनको हम लोग रिटायर कर रहे हैं, नए प्लेन ला रहे हैं। पर ये जो फ्लीट है उनकी 110-115 प्लेन्स की, उसमें इतने जल्दी सबको बदल देना भी बड़ा कठिन है। तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है, परंतु हम लोगों को इसको, जैसे फ्लीट रिटायरमेंट हम लोग करेंगे तभी हम इसको और बेहतर बना पाएंगे। एयर फेयर में देखा आपने कि कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, 30% लॉस इस साल सब कंपनियों को आने वाला है। इसको कैसे रोकेंगे? हेल्दी कंपटीशन हो तो ठीक है, इंडस्ट्री को कैसे सेव करेंगे? इंडस्ट्री में देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि सब घाटे में चल रहे हैं, सब प्रॉफिट में चल रहे हैं, पैसा बन रहा है उनका। पर आपने सही कहा कि देखिए, एक बैलेंस होता है, एक संतुलन हमें बनाना पड़ता है। कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, उससे प्राइसिंग कम हुई है, होना भी चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब डिमांड बहुत बढ़ जाता है और कैपेसिटी नहीं है तो सर्ज हो जाता है, थोड़ी प्राइसिंग बढ़ जाती है। वो भी अपने जगह पे जैसे मैंने कहा, वो ओनली 1% ऑफ द टाइम हो रहा है, 99% ऑफ द टाइम वो नहीं हो रहा है, और वहाँ कॉम्पिटिशन सही चल रहा है। पर ये सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री की बात नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में देखिए, अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाए और अनहेल्दी हो जाए कि कोई प्रॉफिट ना बना पाए, तब वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, निवेश भी नहीं कर पाते हैं। और अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, या जो भी कुछ हो, किसी भी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो सर्विस क्वालिटी फिर बिगड़ती चली जाती है। तो ये हेल्दी कंपटीशन होता है कि आप प्राइसिंग भी आपकी अफोर्डेबल हो पर रिटर्न सफिशिएंट हो जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएँ। वो बैलेंस हमें देखना पड़ेगा कि वो बैलेंस अगर हो पाता है कि नहीं। एयर इंडिया की जब आप बात करते हैं तो पब्लिक में ऐसी रहता है कि सरकारी है, सब चलता है, तो इमेज मेकओवर कैसे करेंगे एयर इंडिया? इस पे हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और बड़े सारे हम लोग इनोवेटिव कदम भी लिए हैं, बड़े ठोस कदम लिए हैं। आपको मालूम है, एक तो हम लोगों ने ये कहा है कि राजधानी की जो प्राइसिंग है उसको हम मैच कर सकते हैं स्पॉट अपग्रेड, स्पॉट प्राइसिंग करवा के। तो एक चीज़ हम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हम अच्छी कर रहे हैं, नए नए रूट्स खोल रहे हैं। अभी आपको मालूम है अहमदाबाद टू लंदन हमने रूट खोला है, और भी कई सारे रूट्स खोल रहे हैं, नए जहाज आ रहे हैं, ऑपरेशनल टर्न अराउंड हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि एयर इंडिया में परिवर्तन आ रहा है, सुधार आ रहा है, और हम सबकी अपेक्षा है और विश्वास भी है कि एयर इंडिया को हम एक बहुत बढ़िया एक कंपेटिटर बनाएंगे। और आपका जो सपना अब लागू हो रहा है जीएसटी, क्या असेसमेंट? ये तो गेम चेंजर है ही जगदीश जी, आप तो जानते ही हैं।
माननीय वित्त मंत्री जी ने बुलाया था जीएसटी काउंसिल की डिनर में, हम गए, सब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह थे। आज भी आपको मालूम है दिन भर चर्चा हो रही है और माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि अप्रैल 1, 2017 को हम लोग इसको लागू कर लें और सब जो अधिकारी हैं, सब जो राज्य सरकार हैं, सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको हम लोग तब तक इसको लागू करवा दें। परंतु जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें कई सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। 3-4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो कितने रेट्स होंगे, दूसरी बात किस रेट में कौन सी चीज़ होगी। गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपके 3-4 रेट हैं तो किस रेट में कौन जाता है, ये एक बहुत कठिन समस्या है इसको तय करना। तीसरी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन सिंगल होगा कि मल्टीपल होगा। आप एयरलाइन हैं, आप सिर्फ एक जगह रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बोलिए कि यहाँ आप हमारा सर्विस टैक्स कलेक्ट करिए, कि आपको 30 जगह रजिस्ट्रेशन करना है, ये तय करना पड़ेगा। सो ये कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंट्रोल कहाँ होगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो तय किया जा रहा है। और चौथी बात ये है कि हम लोग सरकार की तरफ से तो तैयार हो जाएंगे, परंतु पूरे इंडस्ट्री को भी तैयार होना है। पूरे जो व्यवसाय हैं, जो हमारे व्यापारी मित्र हैं, उनको भी पूरी तरीके से तैयार होना है। उनके सॉफ्टवेयर को बदल के हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं कठिन, पर जैसे मैंने कहा कि कल जो बातचीत चली है और जो काम हो रहा है, मुझे विश्वास है कि इसको हम लोग कर पाएंगे। और देश के लिए मैं समझता हूँ जितना क्रांतिकारी ये कदम है, ऐसे बहुत कम हम लोगों ने पूरे अपने इतिहास में कदम लिए होंगे। आपका दूसरा सपना IDS सक्सेस होगा, क्या लगता है 30 के बाद? वो तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है 30 सितंबर तक। जो भी कुछ हम लोग अपनी तरफ से कर सकते थे हम लोगों ने बिल्कुल किया है। सब जो लोगों के जो प्रश्न थे उनका जवाब दिया गया है। पूरी तरीके से हम लोगों ने टैक्स पेयर्स के साथ बातचीत की है, कंसल्टेशन किया है। तो देखिए अब पता लगेगा सितंबर तक ये तो। पर मैं तो निवेदन यही करूँगा, मेरी प्रार्थना यही होगी सब टैक्स पेयर्स को, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि आप पूरी तरीके से इसको आप जो भी कुछ है डिक्लेयर कर दीजिए और आगे बढ़िए। So how you see the change in the leadership of RBI at this juncture? देखिए, बहुत उर्जित पटेल जी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत उनका तजुर्बा है इन मामलों में। तो मुझे तो भरोसा है कि जो कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत है इस समय और जो स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हम दे सकते हैं वो पटेल साहब तो ज़रूर देंगे। और RBI देखिए एक संस्था है, वो किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं है और इसलिए हम लोगों को कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि RBI का जो काम है, जो इतना बेहतरीन रहा है पहले भी, वो उतने ही अच्छी तरीके से आगे भी चलेगा। और जैसे मैंने कहा, डॉक्टर पटेल साहब जो हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत जानकार हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जिसको स्थगित किया गया है, जिसको गठित किया गया है, उसमें भी जो 3 जो विशेषज्ञों को चुना गया है, मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल और बहुत ही अनुभवी लोग हैं। और इसलिए जो एक स्टेबिलिटी आ गई है इंस्टीट्यूशन में और जो हमारे प्रोसेसेस हैं अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, मुझे लगता है इससे इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को बहुत, मुझे लगता है, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उत्तर प्रदेश, वो तो जगदीश जी आपको ज़्यादा मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं मालूम है, परंतु जो हम लोगों को खबरें मिलती हैं और पार्टी के द्वारा जो हम लोग सुन रहे हैं उसमें तो यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपना रही है और भारतीय जनता पार्टी में ही उसका विश्वास टिका हुआ है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि जब हम वोट्स को गिनने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो आप सब लोग फिर से प्रधान सेनापति अमित शाह के कैंपेन में काम करेंगे? इनसे बढ़िया कोई सेनापति मिल ही नहीं सकता है। इज ए टेरिफिक कैंपेनर। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग देखिए ये भी है कि जो हम लोग अपने दल के द्वारा और अपने सरकार के द्वारा कर सकते हैं वो मुझे लगता नहीं है कि कोई और दल कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई भी नहीं उसका मुकाबला कर सकता है, पर अगर आप राज्य स्तर से भी देखिए, और मैं झारखंड की जानकारी से आपको बता सकता हूँ कि हम में जो काम करने की क्षमता है, जो ईमानदारी है, जो संघर्ष करने की जो एक भावना जो बनी हुई है देश के लिए, देश के हित के काम करने के लिए, उसका कौन मुकाबला कर सकता है।
और जो हम लोग अपने केंद्रीय स्तर से ही काम करके दिखा रहे हैं। मैं आपको एविएशन के बारे में ही बता दूं, ये रीजनल कनेक्टिविटी की बात हुई, इसमें हम लोग सब राज्यों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली, इन सब जगह अगर हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी के स्कीम के द्वारा हम लोग फ़्लाइट सर्विस दिलवा सकते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को कितनी सुविधा मिलेगी। अक्टूबर 4 को ही हम लोग गोरखपुर में जाकर स्पाइसजेट की एक और फ्लाइट आने वाली, दिल्ली गोरखपुर कलकत्ता, कलकत्ता गोरखपुर दिल्ली। तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं केंद्र स्तर से, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को फ़ायदा मिल रहा है। माननीय पावर मिनिस्टर साहब पीयूष जी 24/7 पावर सब जगह दिलवा रहे हैं, सब जगह बिजली का जो बेनिफिट है वो दिलवा रहे हैं। तो जो भी हम लोग केंद्रीय स्तर से कर सकते हैं, चाहे वो पावर मिनिस्ट्री में हो, एविएशन मिनिस्ट्री में हो, जो भी मिनिस्ट्री हो, वो हम लोग करके दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है इससे जनता में बहुत एक विश्वास और भरोसा बन रहा है कि जिस प्रकार देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, ऐसी और कोई सरकार नहीं, ऐसे और कोई दल में वो एक क्षमता नहीं हो। आपके होम स्टेट के क्या हाल हैं? डोंट यू थिंक ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी? बहुत ही अच्छा हम लोग का चल रहा है और रघुवीर जी के कुशल नेतृत्व में विकास की जो गति है बहुत ही पार्टी में, संगठन नहीं, बहुत अच्छा हो गया है। अब तो गिलवा साहब हमारे नए अध्यक्ष बने हैं और बहुत वरिष्ठ और बहुत अनुभवी नेता हैं। उनके संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं, माननीय रघुवीर जी के साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो एक भागीदारी बन रही है, जो टीम वर्क बन रहा है, एक तरफ सरकार एक तरफ संगठन, और आज के समय जो हमारी सरकार जो है जो ध्यान दे रही है कि हम लोग धरातल पे उतार के काम करें, विकास का काम करें, उसी तरीके से हम लोग संगठन में भी धरातल पे, बूथ स्तरीय पे अपने को एकदम दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं। हर बूथ पे हमारे लोग हैं, हर बूथ पे हम लोग विकास का काम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे सरकार दिखा रही है जनता को कि इस तरीके से काम हो सकता है, उसी तरीके से संगठन भी बनता चला जा रहा है, दुरुस्त होता चला जा रहा है। और ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है एकदम विनिंग कॉम्बिनेशन है, पक्का कॉम्बिनेशन है, और इसका मुझे लगता है आगे के समय हमें बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो पार्टी अध्यक्ष की क्या कंट्रोवर्सी थी, चेंज क्यों करना पड़ा फिर, इफ ऑल वाज वेल? नहीं, उसमें तो अपने ताला मरंडी जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया, क्योंकि ये उनको एकदम क्लियर कर देना था कि जो चार्जेस वगैरह लाए गए थे, क्योंकि पार्टी में एक परंपरा है कि अगर आप पे कुछ इस तरीके का कुछ ये मामला है जिसको आपको स्पष्ट करना है, तो बेहतर है कि वो आप थोड़ा दूर हो जाइए, वो मामले को आप स्पष्ट करवा दीजिए, और उस दौरान उस समय कोई और नेतृत्व दे सकता है। पार्टी में बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि गिलवा साहब के नेतृत्व में जो संगठन है उसमें बहुत हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आपके इलाके में रामगढ़ में फायरिंग हो गई, 2 लोग मर गए। जी, बिल्कुल सही बात है। नहीं, देखिए, एक हमारे देश में बहुत एक कठिन समस्या है, और वो है भूमि विवाद। और अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद कई जगह यहाँ से ही उठकर आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो देश है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, लैंड मास हमारा कम है, लोग काफ़ी हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ भूमि में कुछ लैंड एक्विजिशन की बात उठती है, या लैंड का प्रयोग जो है, ज़मीन का प्रयोग है, उसमें परिवर्तन आता है, तो हरदम कुछ ना कुछ इसमें अड़चन पैदा होती है, हरदम कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। तो ये बहुत अत्यंत दुख की बात है कि जो रामगढ़ में हुआ वो फायरिंग पे हो गया और इस तरीके से हुआ। और इसमें मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जो सरकार के विरोध हैं, जो सत्ता में नहीं हैं, वो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, सही है कि भूमि का विवाद है, पर उसको आप इस तरीके से पॉलिटिसाइज मत करिए। उसको आप एक राजनीतिक, अगर आप उसको नज़रिए से देखें और राजनीतिक उसका लाभ लेने की आप कोशिश करें और लोगों को आप हड़काएं इस तरीके से, तो वो एक बहुत गैर जिम्मेवारी का काम है। और ये बड़ी दुख की बात है कि अक्सर ये हो जाता है। यहाँ हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये दुख है, पर अत्यंत हम लोगों को इसमें पीड़ित होना चाहिए कि लोग इसका राजनीतिक प्रयोग करने लग जाते हैं। इसका समाधान है, और सब लोगों को देखिए, क्योंकि तरक्की हो रही है, सब लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
पर जब इसको वायलेट किया जाता है, जब इसको इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, तब मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी दुख की बात हो जाती है। एनटीपीसी माइनिंग रिहेबिलिटेशन जी कैसे नहीं, तो ये वो तो अपने हज़ारीबाग में भी ये मामला चल रहा है, क्योंकि हमारा कोल बेयरिंग एरिया है और कोयले का प्रयोग हम लोगों को अभी करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको मालूम है जगदीश जी कि जो सोलर एनर्जी आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, उसके कारण कोल का प्रयोग कम होता चला जाएगा। कोयले का जो आज के समय जो प्रयोग है, जो उपयोगिता है, वो भी कम होती चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये हम लोगों का ख़जाना है कि इसका हम आज प्रयोग करें। परंतु जब इसका हम प्रयोग करते हैं आज के समय, तो इससे लोगों को तकलीफ़ भी होती है। और अब हम लोगों का काम है सरकार में होने के नाते, और इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि जब ये तकलीफ़ हो रही है, जो विवाद हो रहा है, तो इसका समाधान भी किया जाए। हम लोगों ने जो किया है हज़ारीबाग में एनटीपीसी के माइनिंग में, मुझे लगता है इसका हम लोगों ने अच्छा एक समाधान, एक अच्छा सलूशन ढूंढा है। और जो हम लोगों ने बातचीत की है लोगों से, जो हम लोगों का जो इस तरीके का जो सलूशन हम लोगों ने पेश किया है, मुझे तो लगता है उससे लोग संतुष्ट हैं। परंतु जो राजनीतिक उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो लोगों को तो हड़काएंगे ही हड़काएंगे। परंतु अधिकतर जो लोग हैं वो आज के समय संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग सब लोगों को कॉम्पनसेशन मुआवजा दिलवा रहे हैं, नौकरी दिलवा रहे हैं, हुनर दिलवा रहे हैं, घर गृहस्थी दिलवा रहे हैं। सब जो उनको सुविधा देनी होनी चाहिए वो हम लोग ज़रूर दे रहे हैं, और बड़े सहानुभूति से, बड़ी इंसानियत से भी कर रहे हैं। और मैंने खुद कहा है, स्वयं मैंने कहा है जाकर बड़का गांव में और केरेडारी में, जहां ये खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, कि मैं जिम्मेवार हूँ। वाह। अगर किसी को भी कोई शिकायत हो, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, डेमोटांड में रहता हूँ, हज़ारीबाग में रहता हूँ, आप आइए, आप बताइए आपकी क्या शिकायतें हैं, और हम लोग ये सब शिकायतें दूर करेंगे और इंसाफ से काम लेंगे। किसी को हम लोग फोर्सिबली, किसी को मतलब उनके चाहत के विरुद्ध हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। एक आपने ऑर्डिनेंस निकाला, एनपीटी एसएनटी समथिंग, जी, क्या है इसको, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये भी फिर वो भूमि वाला मामला आ जाता है। हम लोगों को, सब लोगों को विकास पहुंचाना है, तो विकास पहुंचाने के लिए कुछ कुछ परिवर्तन हम लोगों को लाने पड़ेंगे। और इसलिए वो परिवर्तन लाने के लिए, जिसमें कि सब लोगों को सुविधा मिले, सब लोगों को लाभ मिले, हम लोग जो टेनेंसी एक्ट्स हैं उसमें कुछ परिवर्तन का हम लोगों ने ऑर्डिनेंस लाया है। एक आध आखिरी सवाल, एम्स आप लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, रांची ले जा रहे हैं या देवघर, कहाँ का प्लान है? वो तो अभी तय हुआ जा रहा है, तो अभी देखिए क्या उस पर निर्णय होता है। और आपका एक जो ड्रीम है, मैंने हज़ारीबाग में देखा था जी, मेक इन हज़ारीबाग, जी, वो कहाँ तक पहुँचा, क्या चल रहा है? नहीं, मेक इन हज़ारीबाग तो चल रहा है बहुत अच्छा। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, अब एनटीपीसी की माइनिंग होगी तो वो मेक इन हज़ारीबाग होगा। टंडवा में जो पावर प्लांट एक बन रहा है, पटरातू में पावर प्लांट बन रहा है, वो भी मेक इन हज़ारीबाग है। वहाँ कोयले से हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और छोटे छोटे लघु उद्योग तो आ ही रहे हैं। तो इसलिए मेक इन हज़ारीबाग तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। पर साथ साथ केयर इन हज़ारीबाग भी हो रहा है, क्योंकि जो नया कैंपेन है, केयर इन हज़ारीबाग यानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जो हम लोगों का सपना था, वो सपना साकार हो रहा है। एक अस्पताल हम लोग 25 एकड़ की हम लोगों को ज़मीन मिली हज़ारीबाग में, और 500 बेड का अस्पताल जो है उसकी हमने घोषणा कर दी है। पूरा मॉडल भी उसका बन गया है, और अब जल्द से जल्द जैसे उसका टेंडर वेंडर हो जाता है, हम लोग शिलान्यास भी करेंगे, और 2 साल के अंदर अंदर वो अस्पताल बनाकर और मेडिकल कॉलेज वहाँ चालू हम लोग करा लेंगे। तो मेक इन इंडिया भी, मेक इन हज़ारीबाग भी है, पर केयर इन हज़ारीबाग भी होने वाला है। मतलब लोगों को मेडिकल केयर वहाँ मिलने वाला है। कमाल का पैशन है आपका हज़ारीबाग के लिए। जैसे डेवलपमेंट की बात चलती है, वहाँ की आपके चेहरे पे एकदम से चमक आ जाती है। इतना लगाव, इतना पैशन इलाके के लिए। भाई, अपनी मिट्टी है, अपनी ज़मीन है, वहीं का हूँ मैं, तो वहीं कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ड्रीम्स इन हज़ारीबाग। चलिए, बहुत धन्यवाद।